हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर हैं और ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं। क्या वजह रही, क्यों वो चुनाव हारे, इस सब के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं जैसा हर बार होता है और उन सब के बारे में डिटेल चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर कौन चुनी गई हैं, कौन बन रही हैं। आंसर होगा लिज ट्रस। नाम आपको ध्यान रखना है, लिज ट्रस नाम है इनका। तो 5 सितंबर को ये ब्रिटेन में ये चुनाव हुआ और उनको चुन लिया गया है। ये एक पार्टी का चुनाव था, पार्टी के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के, और उसमें भारतीय मूल के जो नेता थे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक, वो चुनाव हार गए। ये कैसा इलेक्शन था, इसके बारे में समझते हैं पूरे मामले को। मैप के जरिए पहले ब्रिटेन को देख लेते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत और यूरोप में ब्रिटेन है या कहें यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ये रहा यूनाइटेड किंगडम और नई प्राइम मिनिस्टर चुन ली गई हैं लिज ट्रस। ओके, तो आप समझिए कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था जिसमें जनता वोट करती हो, सांसद को चुनती हो, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता हो। हुआ ये कि लास्ट बार आम चुनाव जो जनरल इलेक्शन है यूनाइटेड किंगडम में, वो 2019 में हुआ था और कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ की, उसको बहुमत मिला। तो वहाँ ये होता है कि जिससे बहुमत मिलता है जिस पार्टी को, उसका जो चीफ होता है वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसी परंपरा है वहाँ पर। ओके, तो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने थे 2019 में, लेकिन अभी क्या हुआ, जुलाई में कुछ महीने पहले पार्टी में विरोध हो गया, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो पार्टी चीफ के पद से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद तलाश शुरू हुई कि पार्टी का अगला नेता कौन हो, चीफ कौन हो, और वही प्राइम मिनिस्टर भी होगा। तो इसके लिए चुनाव हुआ और ये आम चुनाव नहीं था। इस चुनाव में, इलेक्शन में, सबसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद हैं उन सब ने प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार को चुना और इसके बाद फिर पार्टी के आधिकारिक सदस्य जो थे, तकरीबन 1,60,000 वोटर होते हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं पार्टी के, उन सब ने वोट डाला। ओके, तो शुरू में तो जब सांसदों ने वोट डाला था तो आगे चल रहे थे ऋषि सुनक, लेकिन जो मेंबर्स को वोट डालना था उसमें तकरीबन 20,000 वोटों से वो हार गए। ऋषि सुनक ये हार गए। ओके, अब सवाल ये भी होता है कि आखिर क्या बात थी कि वो हार गए और किन किन वजहों से वो हार गए। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ऋषि सुनक जो है कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की वोटिंग में आगे चल रहे थे, इसलिए शुरू में जो न्यूज़ आ रहे थे उसमें बहुत प्रबल संभावना चल रही थी कि ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अंतिम फैसला करना था किसे, पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स को, 1,60,000 जो मेंबर्स थे, और उसी में वो हार गए ऋषि सुनक। ब्रिटिश मीडिया ने इसकी कई सारी वजह बताई हैं। पहली तो ये कि उनकी पत्नी अक्षता नाम है, जो कि उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी हैं, तो उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता नहीं है। ओके, आरोप ये लगा कि ऋषि सुनक ने पत्नी का टैक्स बचाया है इस तरीके से और नागरिकों पर टैक्स लगाया। दूसरी एक और बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी के ज़्यादातर जो ब्रिटिश मेंबर्स हैं वो अपने ही देश के नागरिक को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। तीसरा मामला ये है कि ऋषि सुनक पर आरोप लगा कि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, लेकिन जब भी सवाल हुआ तो इस पर वो चुप रहे ज़्यादातर मौके पर। चौथी बात यह है कि बोरिस जॉनसन भी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे अब तक, वो ऋषि सुनक के फेवर में नहीं थे। उन्होंने खुलेआम पार्टी मेंबर्स से ऋषि सुनक को हराने की अपील की थी और पार्टी मेंबर्स ये मान रहे थे ज़्यादातर कि ऋषि सुनक की वजह से ही जॉनसन को, बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाली बात उनको यहाँ तक कही गई मीडिया में। मीडिया की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के तमाम जो अखबार हैं उन सब में। ओके, तो ये बड़ी वजह रही जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गए ब्रिटेन के, या कहें यूनाइटेड किंगडम के। ओके, अब बात करते हैं लिज ट्रस के बारे में, जो कि नई प्राइम मिनिस्टर चुन ली गई हैं, वो बन रही हैं। उनकी एज जो है ना 47 ईयर है। उनका जन्म हुआ था 1975 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में,
ओके। माता पिता ने उनका नाम मेरी एलिजाबेथ ट्रस रखा था। बाद में इनका नाम लिज ट्रस हो गया। राजनीतिक सफ़र के बारे में इनके बारे में बताऊं तो 1996 में ये इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी में वो शामिल हुई और 2010 में पहली बार सांसद चुनी गई थी और सांसद बनने के 2 साल बाद वो शिक्षा मंत्री बनी ब्रिटेन की। 2014 में उनको पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। 2016 में जस्टिस सेक्रेटरी बनाया गया था। 2017 में ट्रेजरी प्रमुख यानी वित्त मंत्री का भी पदभार दिया गया था और 2019 में जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने तो विदेश सचिव या फिर कहें उनको विदेश मंत्री उनको बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये ऋषि सुनक जब बात के भाषण सुन रहे हैं, जब लिज जो है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव वो जीत चुकी हैं, उस वक्त का ये वीडियो आप देख रहे हैं। ओके, थैंक्स कह रही हैं उनको भी। तो ये पूरा मामला है। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर अब ये होंगे लिज ट्रस। मुझे लगता है पूरी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। साइरस मिस्त्री, उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया सड़क दुर्घटना में 4 सितंबर को। तो किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन रह चुके थे? मुझे लगता है सबको पता होगा, आंसर है टाटा ग्रुप। ओके, औद्योगिक समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो उनका निधन हुआ कार एक्सीडेंट में। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके थे, 54 ईयर के थे मात्र। सड़क दुर्घटना कैसे हुई? ये सड़क दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है मुंबई अहमदाबाद जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर। साइरस मिस्त्री गुजरात के उदयवारा में जो बना हुआ पारसी मंदिर है वहाँ से लौट रहे थे। उदयवारा में फायर टेम्पल है और वहाँ से जब लौटे तो एक्सप्रेस वे पर उनका एक्सीडेंट हो गया। वो मर्सिडीज़ कार में जा रहे थे और 4 लोग सवार थे इस पूरे कार में और इनमें से 2 आगे की फ्रंट सीट पे और 2 पीछे की सीट पर थे और ड्राइविंग कर रही थी डॉक्टर अनायाता पंडोले, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई की काफ़ी मशहूर हैं। और पीछे थे बैठे दोनों, जिसमें साइरस मिस्त्री भी थे और उन्होंने जो है ना सीट बेल्ट नहीं लगाया था पीछे बैठने पर भी। ओके, अब हुआ ये कि वहीं एक्सप्रेस वे पर रास्ते में पालघर कासा के पास सूर्या नदी है, वहाँ पर पुल से ये टकरा गया। ये आपको पुल यहाँ पर इस तरीके से बताया जाता है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ये पुल के जो डिवाइडर है उससे बड़ी जोर की टक्कर लगी और उस दौरान ये भयानक एक्सीडेंट हुआ। और कहाँ जा रहे थे वो? पारसी मंदिर है गुजरात के वलसाड़ में और पारसियों का ये फायर टेम्पल कहा जाता है और यहाँ पर मौजूद पवित्र अग्नि है उसको पारसी लोगों ने ईरान से वो लेकर आए थे 1742 में और बताया जाता है कि ये अग्नि 1290 साल से लगातार चल रही है। ओके, ईरान शाह भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो एक बात हो गई और अब बात करते हैं शॉर्ट में कि साइरस मिस्त्री उनके बारे में। उनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1968 को 1968 को और वो शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप के जो प्रमुख थे पलोंजी मिस्त्री, उनका भी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है, कुछ महीने पहले। तो उनके सबसे छोटे बेटे थे साइरस मिस्त्री। उन्होंने 1991 में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। 1994 में शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और पलोंजी ग्रुप जो है बहुत सारे कारोबार में है, कपड़ों के कारोबार में है, रियल एस्टेट में है, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, ऑटोमेशन, इन सब में है। ओके, और दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा सन्स जो टाटा ग्रुप का जो मेन एक ऑनर कंपनी है टाटा सन्स, उसके चेयरमैन उनको बनाया था, एक तरह से अपना नॉमिनेट किया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था। दिसंबर 2012 की बात कर रहा हूँ जब रतन टाटा ने रिटायरमेंट ले लिया था और फिर वो बने टाटा के 150 साल के इतिहास में ये 6ठे टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। ओके, लेकिन अक्टूबर 2016 में
उनको पद से हटा दिए गए टाटा सन्स के, और फिर से रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बन गए थे। विवाद हुआ था, विवाद कई सारे मुद्दों पर हुआ था, फैसले लेने पर विवाद हुआ था, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स थे, जो इंडस्ट्री थी, उन सब पर, और विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन साइरस मिस्त्री की इसमें हार हुई थी। और उसी के बाद 2017 में एन चंद्रशेखरन, जो अभी भी टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, वो बनाए गए थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर हम बात करेंगे कि टाटा ग्रुप के अब तक के चेयरमैन कौन कौन थे, तो पहले जमशेद जी टाटा थे, दूसरे सर दोराबजी टाटा, तीसरे नौरोजी सकलतवाला, चौथे थे JRD टाटा, पांचवें रतन टाटा और छठे सारस मिस्त्री, और अभी हैं एन चंद्रशेखरन। तो 7 चेयरमैन हुए हैं अब तक। ओके, और यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं कि टाटा सन्स ग्रुप में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो टाटा ट्रस्ट का है, जिसके चेयरमैन हैं इस वक्त भी रतन टाटा। ओके, एक ट्रस्ट बना हुआ है और उसी की हिस्सेदारी है। वो ट्रस्ट जो है ना, वो बहुत सारे सामाजिक काम करता है। तो 66% टाटा ग्रुप का मालिकाना हक टाटा ट्रस्ट का है। और सेकंड स्थान आता है मिस्त्री फैमिली का, जिसके सारस मिस्त्री थे। 18.4% हिस्सेदारी है, एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसका नया अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? इसका आंसर होगा कल्याण चौबे। ओके, बीजेपी के वो लीडर हैं, बताए जाते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। किसकी जगह ली उन्होंने? तो जगह तो खाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी थी, वही देख रहा था, लेकिन चूंकि फीफा ने ऐतराज़ जताया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी भंग कर दी थी और फिर से चुनाव कराने का ऑर्डर दिया था। तो अब इनको, यानी उससे पहले प्रफुल्ल पटेल थे कुछ वक्त, काफ़ी वक्त के लिए, फिर एक कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की और वो डिसॉल्व हो गई, और अब कल्याण चौबे ये अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, और इनके सामने कौन थे चुनाव में? बाईचुंग भूटिया, तो वो थे, और सामने कल्याण चौबे, दोनों के बीच में टक्कर थी और कल्याण चौबे जीत गए हैं। ठीक है, चलिए ये रहा फोटोग्राफ इनका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और वो सारा PDF आपको मिलेगा मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, मात्र 236 रुपीज़ का मेंबरशिप है, और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और इसमें 2 तरह के PDF होते हैं। एक PDF होता है 1 लाइनर, क्वेश्चन आंसर। दूसरा PDF होता है जिसमें MCQ होता है और फुल डिटेल होता है, ताकि एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें आप। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, इन सब के लिए। डिस्काउंट है बुक्स पे, इन सब मेंबरशिप के जरिए आप पा सकते हैं। और हाँ, बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे, तो आप देख सकते हैं। और ये मेंबरशिप के जरिए आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है, वहाँ ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे आप। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुशियारा नदी के पानी के हिस्से के बंटवारे को लेकर भारत और किस देश के बीच में MOU के मसौदे यानी ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है? आंसर होगा बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में नदी आयोग की मीटिंग हुई है, मंत्री स्तरीय 38th मीटिंग है ये, और उसमें कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो समझौता होना है, MOU साइन होना है, उसको अंतिम रूप एक तरह से दिया गया है, ड्राफ्ट को। ठीक है, कुशियारा नदी जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के एक तरह से बॉर्डर भी कह सकते हैं, उस पर बहती है। कहाँ पर है एक बार बताता हूँ मैं, मैप में प्यारा भारत है और यहाँ ये रहा बांग्लादेश। ओके, तो ये इस तरफ असम का इलाका है और वहीं पर इस जगह पर ये कुशियारा नदी वो बहती है। कुछ हिस्से तक सीमा भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये नदी एक तरह से बनती है। ठीक है,
तो ये मीटिंग हुई है 38th मंत्री स्तरीय मीटिंग नदी आयोग की दोनों देशों के बीच में, और बहुत सारी इस पर तकनीकी बातचीत चलती रही कि पानी कैसे साझा किया जाएगा, बाढ़ जो आती है उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से चीज़ों को किया जाएगा, ये सब बातें हुई हैं। अगर हम बात करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितने नदियां हैं जो एक दूसरे को साझा करती हैं, तो 54 ऐसे रिवर है जो बांग्लादेश से कुछ तो इंडिया में और फिर इंडिया से बांग्लादेश की ओर ये बहती 54 रिवर है। ओके, और ऐसी इनमें से 7 नदियां हैं जिसके जल के बंटवारे में वाटर के बंटवारे को लेकर वो अंतिम रूप दिया जा रहा है, कुछ पर फाइनल हो चुका है अभी। ओके, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, और वो इंडिया की यात्रा पर भी आ चुकी है। तो उसके बारे में भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, तो वो सब आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस देश को फिर से पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया, अर्थव्यवस्था बन गया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे 2019 में भी तो इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था और 5th पोजीशन पे इंडिया आ गया था, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया भर में उसमें। तो हाँ, ऐसा हुआ था उस वक्त 2019 में, लेकिन उसके बाद में जब कोविड-19 आया तो यूनाइटेड किंगडम से हम पिछड़ गए थे, और एक बार फिर से इकॉनमी के मोर्चे पर हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, और 5वें नंबर की जो लार्जेस्ट इकॉनमी है वो बन चुका है इंडिया। तो अगर हम दुनिया की टॉप 6 इकॉनमी को देखेंगे डेटा, तो ये रहा टॉप 6। तो नंबर 1 है यूएसए, 25,350 अरब डॉलर। सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है, और फिफ्थ पे है इंडिया। 3,534 अरब डॉलर इकॉनमी है इंडिया की। और यूनाइटेड किंगडम की हो गई है अब कम है इससे, 3,376 अरब डॉलर की। ओके, तो ये एक साल का पूरा जीडीपी है, इकॉनमी है कि कितनी अर्थव्यवस्था है, उसका कितना बड़ा दायरा है। और अगर हम मार्च में जो ख़त्म हुआ है क्वार्टर जो डेटा है, उसके अनुसार अगर तिमाही का देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीपी रहा है 3 महीने का वो 854.7 अरब डॉलर का रहा है, और यूनाइटेड किंगडम का 816 अरब डॉलर का रहा है। तो इतना फासला है, और लगातार ये फासला आगे उम्मीद है कि बढ़ता जाएगा। तो एक बार इसको समझते हैं कि कैसे क्या हुआ बना। तो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं आप, और ये ब्लूमबर्ग का ही ग्राफिक्स है जिसने इसके बारे में IMF की रिपोर्ट के आधार पर ये कैलकुलेट किया है। ओके, तो इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि 1990 के दशक में काफ़ी फासला था यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा खासा अंतर था। लेकिन 2008 की बात करेंगे हम, जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो उस समय अचानक से यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था नीचे हुई, श्रिंक हो गई, यानी सिकुड़ गई अर्थव्यवस्था उसकी, यूनाइटेड किंगडम की। दुनिया के तमाम बहुत सारे अमीर देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ी थी, कम हुई थी, लेकिन भारत पर उस समय बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। जितना यूनाइटेड किंगडम नीचे गया था उससे लगभग स्थिर ही रहा इंडिया। और इसी के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि इकॉनमी का जो फासला था वो घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। और एक दशक पहले तक दुनिया के जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें इंडिया का स्थान 11वां था, और आज 5वें स्थान पर है। ओके, और हाँ, ये हम बता रहे थे, तो 2019 में कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने बीट कर दिया था इकॉनमी के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम को, और फिर लेकिन उसके बाद फिर से यूनाइटेड किंगडम की इकॉनमी ऊपर बढ़ी, और फिर अब हम लोग यहाँ पर हैं इस वक्त, और ये हम लोग ने पीछे छोड़ दिया यूनाइटेड किंगडम को। और आने वाले वक्त में जो स्थिति, जो अनुमान है, उसके मुताबिक हम लोग अब आगे ही रहेंगे। ये वाला जो इंडिया का आंकड़ा है ये इस तरह से जाएगा, और यूनाइटेड किंगडम का ये इस तरीके से जाएगा। ओके, तो इस आंकड़े के अनुसार जो संभावना है उसके अनुसार इंडिया 5वां तो बना रहेगा, और उससे भी बेहतर स्थिति में हो सकता है कि और बेहतर स्थिति में इंडिया की इकॉनमी देखने को मिलेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अभी हाल ही में 13.5% का ग्रोथ रेट हमारा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में।
अप्रैल से लेकर जून के तिमाही में। और उसी दौरान अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के ग्रोथ रेट की तो -0.1% रहा है। मतलब कि हम आगे बढ़ रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक दशक पहले इंडिया का स्थान 11वें पोजीशन पर था, आज हम 5वें पोजीशन पे हैं और भविष्य में काफ़ी बेहतर मौके हैं। क्यों मौके हैं बेहतर? उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ये जो अनुमान है, एक डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, पीछे आंकड़े हैं कि 2047 तक दुनिया का 20% वर्क फोर्स इंडिया में होगा। ओके, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो उस तरीके से हम ये देख रहे हैं। कब की बात है? 2047 तक का ये अनुमान लगाया गया है इस तरीके से। उसके बाद फिर वर्कफोर्स यानी आबादी कम होगी, क्योंकि जो स्थिति है पॉपुलेशन कंट्रोल की इंडिया में चल रही है, तो उसका असर आने वाले वक्त में दिखता है। तो ये होगा, तो मतलब कि हमारे पास जब ज़्यादा काम करने के लिए योग्य लोग होंगे तो दुनिया की कंपनियां, हो सकता है, उम्मीद तो यही है कि आएगी यहाँ और फिर यहाँ की इकॉनमी और बेहतर हो सकती है। ओके, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल, उसमें प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार ग्रीनलैंड पर किस आइस यानी किस तरह के बर्फ़ के पिघलने के कारण वैश्विक समुद्र स्तर यानी ग्लोबल सी लेवल वो बढ़ सकता है काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 10.6 इंच या कहें 27 सेंटीमीटर बढ़ने की आशंका है। आंसर होगा जोम्बी आइस। जोम्बी आइस क्या होता है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये ग्रीनलैंड है कहाँ पर। ठीक है, ग्रीनलैंड तो ये रहा प्यारा भारत अर्थ में, और अब हमको चलना पड़ेगा उत्तरी ध्रुव की ओर। तो उत्तरी ध्रुव के पे ही कह सकते हैं आप कि ये ग्रीनलैंड है, ठीक उसी के पास में उत्तरी ध्रुव पर। तो बर्फ़ जो है ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर दो तरह के होते हैं, दो तरह के कैटेगरी है। एक आइस कैप कहा जाता है, जो कि वहाँ जो भूमि के कुछ भाग हैं उसको अस्थायी रूप से जम जाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा है। और दूसरा रहता है आइस शीट, जो बर्फ़ की तरह ऊपर की परत जो बहुत लंबे समय तक भूमि को ढके रखती है। ठीक है, अब सवाल है कि जोम्बी आइस क्या है। तो ये बर्फ़ को एक तरह से डेड या डूम्ड आइस के रूप में जाना जाता है। ये वो आइस है, बर्फ़ है, जो मूलतः आइस शीट का हिस्सा होने के बावजूद वहाँ पर ताज़ा बर्फ़ जमा नहीं होता है। और वो जो आइस है बड़े बड़े टुकड़े यानी बहुत विशाल विशाल टुकड़े से वहाँ से निकल कर और समुद्र में बह जाता है और वो पिघलता रहता है। और इसके पिघलने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है। ओके, अब सवाल है कि ये जो वहाँ का जोम्बी आइस है, ये पूरा का पूरा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ हिस्सा, काफ़ी हिस्सा इधर का, कुछ इस तरफ का, कुछ इस तरफ का, कुछ इस तरफ का, तो इस तरह से कुछ बताया गया है कि जोम्बी आइस हैं। ओके, जो कि वहाँ पर नए बर्फ़ नहीं जम रहे हैं और वो लगातार पिघलता जा रहा है। कब तक ये पिघलेगा? देखिए, रिसर्च टीम ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है और रिसर्च में ये बताया गया है कि इस सदी के भीतर, यानी ये जो सदी है, सेंचुरी है, उसके अंत तक ये पिघलने की आशंका है और इससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। और ख़तरा ये है कि जो समुद्र के पास के जो शहर हैं बहुत सारे, वो डूबने का ख़तरा है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जो समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर हैं, अगर इंडिया की बात करेंगे तो चेन्नई है, मुंबई है, तो इन सब पर भी दिक्कत हो सकती है वहाँ के पानी ऊपर लेवल बढ़ने से। ठीक है, तो ये रिसर्च है और काफ़ी चर्चा में रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो काफ़ी लंबा चौड़ा इस पर डिटेल बताया है। ठीक है, तो अब आगे क्या? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें जो बर्फ़ है जो पिघल रहा है, ख़ासतौर पे उत्तरी ध्रुव के, दक्षिण ध्रुव पे तो है ही पूरा अंटार्कटिका, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर बर्फ़ पिघलने के खतरे ज़्यादा हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो कोशिश यही रखनी होगी कि तापमान ग्लोबल स्तर पर वो मेंटेन रहे। ग्लोबल वार्मिंग के ही असर देख रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान में इतना भयानक वहाँ पर बाढ़ आ गई। अचानक से बेंगलोर, जहाँ पर
कभी जल जमाव नहीं होता था। बेंगलोर अभी डूबा हुआ है वाटर लॉगिंग से, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया झेल रही है। कोई देश नहीं कह सकता है कि हमें इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। ओके, तो एक रिसर्च ये भी है कि ज़ॉम्बी आइज़ की वजह से, जो पिघलने की वजह से लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के बारे में हम बात कर लें। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के किंगडम, ये डेनमार्क यहाँ पर है, इस जगह पर है यूरोप में, उसी किंगडम का एक हिस्सा ये है, माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है, रोड का नाम? आंसर होगा कनाडा। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का निर्माण हो रहा है और उसका नाम तय कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ए.आर. रहमान वहीं पर है, उनके नाम का बोर्ड भी लग चुका है। ओके, तो कनाडा में ये हो रहा है, अच्छी बात है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो, और राजधानी ओटावा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, उनका निधन हो गया 30 अगस्त 2022 को, तो किस संघ के अंतिम राष्ट्रपति रह चुके हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ के अंतिम वो लास्ट सोवियत लीडर डायज एज 91 की ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। और राष्ट्रपति रहते हुए सोवियत संघ के उनके सामने में ये विखंडन हुआ था और 15 देश बन गए थे। सोवियत संघ टूट कर बन गया था। ओके, जब ये टूटा सोवियत संघ, तो उसके बाद दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा था वो ख़त्म हो गया और बहुत सारे इनको प्राइज़ भी मिले। नोबेल प्राइज़ मिला 1990 का, नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है, लेकिन चूँकि सोवियत संघ टूट गया तो एक बहुत बड़ा तबका था रूस में जो इनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि सोवियत संघ जो एक बहुत मजबूत यूनियन हुआ करता था और वो 15 देशों में टूटकर मट गया था। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर होगा राजस्थान। ये राजस्थान में आयोजित किया गया 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी सितंबर है और ये आयोजन हो रहा है और इसमें 10 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लेने की बात कही है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, ग्रामीण। और एक ख़ास बात है इसमें कि बच्चे, उनके माता पिता, चाचा चाची, दादा नाना, इन सब खेल रहे हैं इस ओलंपिक में। और गांव-गांव में ये खेल हो रहा है बड़े पैमाने पर। जैसे कबड्डी का आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ग्रामीण महिलाएं वो कबड्डी खेल रही हैं इसमें, इस जो ओलंपिक है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स, उसमें। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत इस वक्त। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेसर बी शेख अली का निधन हो गया 1 सितंबर 2022 को, तो इनमें से क्या थे, किस वजह से पॉपुलर थे? आंसर का इतिहासकार थे और मंगलोर और गोवा विश्वविद्यालय के वो कुलपति रह चुके थे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, इतिहासकार के तौर पर उनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग की डायरेक्टर कौन बन गई हैं, किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा वसुधा गुप्ता। ओके, वो सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की अधिकारी हैं, IIS कैडर की। ओके, तो उनको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और फटाफट इसलिए कि क्योंकि जिस क्वेश्चन में डिटेल बताना है जो बहुत महत्वपूर्ण है मैंने बताया, और जिसमें आपको बस एक नज़र देख लेना है, वो सब ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को। ये मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ पर ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को। और किनकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर
ये टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। दार्शनिक व्यक्ति थे, विद्वान थे वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टारबक्स ये कॉफ़ी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसने अपना नया सीईओ भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चुना है? आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन। ओके, लक्ष्मण नरसिम्हन। फोटोग्राफ ये रहा। उनको हार्वर्ड शुल्ज के जगह पर उनको नियुक्त किया गया है। ओके, वर्तमान में वो स्वच्छता और स्वास्थ्य एक कंपनी है रैकेट, उसके चीफ हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की हुई है और अब उनको स्टारबक्स का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ओके, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस कंपनी है। मुख्यालय अमेरिका के सिएटल में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय जहाजरानी निगम यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके नए सीएमडी कौन बन गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आंसर होगा कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी। देखिए, सेंट्रल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये फैसला किया है। ओके, तो भारतीय नौवहन निगम ये एक, या कहें भारतीय जहाजरानी निगम, ये एक सरकारी निगम है और नेशनल और इंटरनेशनल रूट पर जो जहाज़ों का संचालन होता है, प्रबंधन होता है, वो उसका ये काम है। शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। मुख्यालय मुंबई में है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप मेंबरशिप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप। गूगल प्ले पर अवेलेबल है और उसके ज़रिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट और करंट अफेयर्स की शानदार। और मेंबरशिप के ज़रिए आप बहुत सारे फ़ायदे उससे ले सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और मिलते हैं कल।